Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's session we are going to continue the Indian economy first chapter, that is on the eve of independence, the features of Indian economy. And earlier we have discussed few segments और जो segments की मैंने आपके लिए एक abbreviation तैयार की थी, that was EBOD. In that segment we have already discussed industrial sector, we have discussed occupational structure, we have discussed agriculture and foreign trade, and now we are moving to demographic condition. D for demographic condition. So first of all you have to need to understand what is demography. Demography here simply means the study of population. क्या बोलेंगे हम इसको? Study of population. So in demography we generally understand what type of population we have, what type of composition of population we have, how many males are there, females are there, literacy rate, means all about the quality of population, and the study of the quality of population is considered as demographic study, right? तो अब हमें demographic condition on the eve of independence समझना है कि उस टाइम पे हमारी कंट्री का population structure क्या था, किस तरह की हमारी पॉपुलेशन थी, किस तरह का कंपोजिशन था, क्या एजुकेशन लेवल था, क्या बर्थ रेट थी, क्या डेथ रेट थी, और ओवरऑल देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ लिविंग जो हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और हमें समझ में भी आया है कि बहुत पुअर थी, तो उस बेसिस पे हमें ये भी क्लियर हुआ है कि पॉवर्टी थी. तो वो जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो किस तरह का होगा, इतना तो हमने अब तक अज्यूम कर लिया है विद आवर प्रीवियस वीडियोस कि जैसे एग्रीकल्चर था वैसी वहां की पॉपुलेशन थी. तो ओवरऑल हमें ये समझ में तो आ गया कि हाँ पॉपुलेशन कंपोजिशन फेवरेबल नहीं था, पर था कैसा, that we need to understand. For this we are going to continue in today's session. The demographic structure, demographic condition means population composition on the time of independence. कैसा था, क्या फीचर्स थे, किस तरह की हमारे इश्यूज थे, उन सब से रिलेटेड, और उनको हम आज की डेट के साथ कंपेयर भी करेंगे, कितना डिफरेंस आया है. Right? So before we start, those who are new on my channel, please like, share and subscribe my channel, and also press on bell icon so that you can get time to time notification. So here we'll move. Right. So we are going to start with demographic condition. There are few points which you need to understand. What is demographic structure before independence or during colonial period? मीन्स अंडर ब्रिटिश रूल हमारी पॉपुलेशन कैसी कंडीशन में थी और किस तरह का स्ट्रक्चर था, क्या प्रोफाइल था लोगों का, वो सब हमें पहले समझना चाहिए. सो हियर विल स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस, द फर्स्ट सेंसस वाज काउंटेड इन 1981. याद रखना ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फॉर 1 मार्क्स. ठीक है. व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस काउंटेड इन द कंट्री? द फर्स्ट census report has been developed under British rule in 1881. तो पहली सेंसस काउंटिंग कब हुई? 1881 में, राइट? इट वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस. क्या है ये? फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस. कौन सी? 1881 की जो सेंसस काउंटिंग थी अंडर ब्रिटिश रूल, इट वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस विथ वेरियस लिमिटेशंस. बट इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, मींस कुछ ऑब्लिगेशन, कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से इस सेंसस को हमने कंसिडर नहीं किया, राइट? बट इसके बाद ही फ्रॉम 1881 ऑनवर्ड सेंसस ऑपरेशंस वर कैरिड आउट एट एवरी 10 ईयर. मींस इसके बाद ही जब 1881 में एक रफ मेजरमेंट तैयार किया गया, पर जिसमें कुछ कमियां आई जिसकी वजह से इस सेंसस को हम कंसिडर करते तो है एज अ फर्स्ट काउंटिंग, बट उसको हम डिक्लेयर नहीं करते कि ये ट्रू मेजरमेंट रहा होगा. बट उसी के बाद से, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिए, एक ट्रायल कर लिया हमने, अब ट्रायल जब कर लेते हैं उसके जो फेलियर्स आते हैं, जब हम कोई काम करने जाते हैं उसमें जो भी कमियां आती हैं या कुछ भी डाउन हम होते हैं, तो उस पर हम होमवर्क करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. तो उसको इम्प्रूवमेंट करते हुए फिर हर 10 साल में सेंसस काउंटिंग इंडिया में शुरू हो गई. तो पहली सेंसस काउंटिंग कब हुई? 1881 में, और उसी के बाद से हर 10 साल में सेंसस काउंटिंग कंट्री में शुरू हो गई. तो बट ऑब्वियस है एक सेंसस काउंटिंग जो कब हुई ना, 1891 में. पहली हुई 1881, फिर 1891 में, और उसके बाद का फिगर आप यहाँ देख सकते हो, राइट? यहाँ पे लिखे हुए सारे फिगर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी. Next point, in 1921, the year of Great Divide.
1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। एक और डेट आ गई, याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। विच ईयर इज कंसिडर्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? कौन सा ईयर है? 1921। एक और क्वेश्चन बन सकता है, 1921 इज इन इंडियन इकोनॉमी फेमस फॉर व्हाट रीजन? तो किस रीजन से फेमस है? इट इज द ईयर नोन एज ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। अब इसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है? इसका कारण ये है, ये 2 पॉइंट आपको बताते हैं। बिफोर इट का मतलब बिफोर 1921, बिफोर इट इंडिया वॉज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो ये वर्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? एक्चुअली जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होते हैं उनमें 4 to 5 स्टेजेस होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है कि घट रही है। इसको समझने के लिए एक चार्ट स्क्रीन पे आएगा जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले हम ये पूरे पॉइंट समझ लेते हैं, फिर उस चार्ट को मैं लेकर के आती हूँ, सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और क्यों इस ईयर को 1921 को हमने ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किया। क्या कह रही है? इससे पहले 1921 से पहले इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें क्या होता है? बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होती हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होती हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है, बैलेंस रहती है, ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, राइट? तो हम पहले ऐसे थे, 1921 से पहले पॉपुलेशन जो थी, देखो अब आप यहाँ इसमें देखो टेबल में, 1891 में कितनी थी पॉपुलेशन? 23 करोड़। 1901 में कितनी है? 23.83 करोड़। कम हो गई कंपेयर टू दिस, अगर देखें तो कितना कम हो गया? -4, राइट? -4 हो गया पॉपुलेशन इन दिस पीरियड। तो पॉपुलेशन कम हुई, यहाँ हम ये देखते हैं। पर जैसे ही हम 1921 में गए, जिसको हमने कहा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। कितनी हुई? 25.14 करोड़। देखो 1891 में 2387 करोड़, 1901 में 23.83 करोड़, राइट? इसके बीच में जो पॉपुलेशन है उसमें कम हुई, फिर क्या हुआ? 1921 में वापस से बढ़ी, यानी यहाँ पॉपुलेशन कम हो रही है और फिर बढ़ी है। अगर मैं इस ईयर को देखूं तो इससे पहले पॉपुलेशन कैसी है? इससे कम है और बढ़ती घटती दिखाई दे रही है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है, सारी चीजें में दिखाई दे रही है। बट जैसे मैं 1921 से आगे चलूं, इन सारे ईयर्स को देखूं, 31, 41, 51, क्या दिखाई दे रहा है? कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसलिए इस ईयर को हमने क्या करा? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इससे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है, सारी सिचुएशन हमें दिख रही है, यहाँ घटी और यहाँ से बढ़ी, राइट? बट इसके बाद क्या हुआ? कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो हम कहाँ पहुंच गए? द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921। तो वो जो सेकेंड स्टेज है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, सेकेंड स्टेज। और ये कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती है, बट बढ़ती हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ नहीं रही, लेकिन इसके बाद पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती रही है। और अगर हम 2011 का फिगर देखें तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है? 121 करोड़। तो देखो आप किस तरह से पॉपुलेशन रेट बढ़ती चली गई आफ्टर 1921, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन रिलेटेड चैलेंजेस बढ़ते चले गए। अब देखिए स्क्रीन पे ये फ्लैश हो रहा होगा, इसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा कि व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और किस तरह से हम फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1921. Here in the video you can see the demographic transition in a 5 stages. In the first stage you can see in the picture blue line indicates high birth rate, high death rate, because of which population was controlled. But when we move to second stage, birth rate remain high while death rate start declining. इसकी वजह से क्या हो गया? बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में गैप शुरू हो गया और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज शुरू हो गई। थर्ड स्टेज को देखें तो दोनों ही फॉल हो गए, बट डेथ रेट जो है स्लो रेट पे फॉल हुई और बर्थ रेट हाई रेट पे फॉल हुई। तो इस स्टेज पे क्या हो गया? पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई, जो हमारी कंट्री को रिलेट नहीं करता, क्योंकि हम हमारी कंट्री की बात करें तो 1921 से पहले हम फर्स्ट स्टेज में थे और 1921 के बाद से हम सेकेंड स्टेज में ही हैं। थर्ड स्टेज हमारी कंट्री में नहीं आई है, बिकॉज हमारी कंट्री अभी भी बर्थ रेट को कंट्रोल करने में असफल है। और अगर हम फोर्थ स्टेज की बात करें तो आप देख सकते हो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो हो जाती हैं, जिससे पॉपुलेशन टोटली कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।
सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेमोग्राफिक फीचर्स। तो उस टाइम पे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के फीचर्स क्या थे, दैट विल अंडरस्टैंड इन दिस कैटेगरी। द फर्स्ट इज हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लो लिटरेसी लेवल, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज एंड एक्सटेंसिव पॉवर्टी। देखो जिस तरह से चार्ट में बना रही हूँ ना, अगर ऐसा बोर्ड एग्जाम में फॉलो करोगे ना तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, और वो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर भी देगा, राइट। तो इस तरह से फ्लो चार्ट बना करके फिर उसको एक्सप्लेन करो। इसका एक और एडवांटेज है, क्योंकि आपको उस टाइम पे सब याद होता है, तो फ्लो चार्ट बना के फटाफट सारे पॉइंट्स लिख लो, फिर बाद में सिर्फ आपको उन पॉइंट्स को इलेबोरेट करना रह जाता है, राइट। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स को फिर इलेबोरेट ही करना होता है, जिसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। सो हियर द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन एट दैट टाइम वाज हाई बर्थ रेट। तो अगर मैं बर्थ रेट की बात करूं तो बिफोर इंडिपेंडेंस इट इज अ पीरियड बिटवीन 1921 टू 41 और 51 की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी बर्थ रेट थी दैट वाज 48 पर 1000। इसका मतलब ये हुआ कि हर 1000 पे कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने बच्चों ने जन्म लिया। तो वो थी रेट थी हमारी 48 पर 1000। जो आज के कॉन्ट्रास्ट में 2016 की मैं बात करूं, इट इज नाउ 20 पर 1000। कितनी है? 20 पर 1000। मीन्स अब ये रेट कंट्रोल में आ चुकी है ड्यू टू दी एडवांस फैसिलिटीज इन मेडिकल टर्म्स। तो मेडिकल जितने तरह से मेडिकल फैसिलिटीज जैसे बढ़ रही हैं, हम अवेयर हो रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ। तो हम देख सकते हैं कि बर्थ रेट कंट्रोल हो गई है, और उस टाइम हाई थी जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन हाई थी बट कंट्रोल थी। क्यों? क्योंकि अभी हम बात करते हैं डेथ रेट की। ये दोनों का सिमेट्री इतनी अच्छी थी जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन जो थी वो कंट्रोल्ड थी। तो इस फिगर को फटाफट से लिख लीजिए, दैट इज फिगरिंग आउट कि किस तरह से हमारी बर्थ रेट बहुत हाई थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ वी आर मूविंग टू द डेथ रेट। आई होप यू ऑल हैव रिटन इट। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं हाई डेथ रेट की तरफ। डेथ रेट ऑल्सो हाई बर्थ रेट थी, वैसी डेथ रेट हाई थी, इसलिए क्या हो गया? बैलेंस। जितने पैदा होते थे उसी तरह से मर भी जाते थे, तो ओवरऑल क्या हो गया? बैलेंस हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। उस टाइम पे कंट्रोल में ही थी, बट आज के टाइम में अगर हम कंपेयर करें तो बहुत हाई है पॉपुलेशन। रीजन इज क्योंकि अब हमारी बर्थ रेट तो हम कंट्रोल करने के लिए सिर्फ अवेयरनेस चला रहे हैं, लेकिन डेथ रेट हमने मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से काफी कंट्रोल कर लिए। अभी हम समझेंगे कैसे। हाई डेथ रेट, उस टाइम पे जो डेथ रेट थी दैट वाज पर 1000, 40 पर 1000, यानी हर 1000 पे मरने वालों की जनसंख्या क्या थी? हर 1000 लोगों पे कितने लोग मर रहे थे? 40 लोग, जो 2016 के रेशो के अकॉर्डिंग कितना हो चुका है? ओनली 6 पर 1000। यानी कि 2016 के रेशो के अकॉर्डिंग हर 1000 पे कितने लोग मरते हैं? अब सिर्फ 6 लोग। तो अब आप देखिए 40 से 6 पर आ गए, हाई डेथ रेट से हम लो डेथ रेट पर आ गए, और यहाँ पर हाई बर्थ से हम जस्ट आधा किए हैं। तो इसमें कितना डिफरेंस है? अभी मैंने फिगर बताया था ना 20 पर 1000, किसका था? बर्थ रेट का। तो अब आप देखिए कितना डिफरेंस है, इसलिए पॉपुलेशन हाई है। समझ में आया? इसलिए 1921 के बाद से हम सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में है, जहां से पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती रही है। डेथ रेट तो डाउन हो गई और बर्थ रेट बढ़ गई। आपने अभी चार्ट में भी समझा होगा इस बात को, राइट है। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट इश्यू, दैट इज लो लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल का मतलब आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अगर नहीं भी पता है तो मैं इससे रिलेटेड एक लिंक है जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इन सारे टर्म्स से रिलेटेड यूएस इनकी हेडिंग्स आपको आपके एनसीईआरटी में सारी डेफिनेशंस पीछे मिल जाएंगी, राइट। पर जनरली होता क्या, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लो लिटरेसी लेवल, पहले से लिटरेसी लेवल उस लेवल को कहते हैं जहां पर लोग पढ़ सकते हैं, यानी कि एक एज ग्रुप है जिस एज ग्रुप में लोग लिख पढ़ सकते हैं उस कंट्री में, उसको हम बोलते हैं लिटरेसी लेवल। साक्षर लोगों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, हु कैन रीड राइट, तो इसको हम बोलते हैं लिटरेसी लेवल। तो हमारी कंट्री में जो लिटरेसी लेवल था उस टाइम पे दैट वाज ओनली 16%। कितना था बिफोर इंडिपेंडेंस? ओनली 16%, जिसमें जो मेल लिटरेसी रेट था उसकी अगर मैं बात करूं इट वाज अराउंड 24% एंड फीमेल लिटरेसी रेट इट वाज इन पैथेटिक कंडीशन दैट इज ओनली 7%। अब आप देखिए 24% मेल लिटरेसी रेट था अबाउट एंड 7% वाज फीमेल लिटरेसी रेट, और ओवरऑल जो पॉपुलेशन की लिटरेसी की बात करूं दैट वाज ओनली 16%। और आज के कॉन्ट्रास्ट में मैं 2011 का डेटा ले रही हूं, आज के कॉन्ट्रास्ट में ये लिटरेसी रेट कितनी है?
74.04%। तो अब आप देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम पे, बिफोर इंडिपेंडेंस 16% थी, जिसमें मेल और फीमेल की ये कंडीशन थी, बट 2011 के रेशियो के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में कितनी बढ़ चुकी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पर अभी भी मिशन दूर है, क्योंकि हमें 100% पीपल्स को लिटरेट करना है, मींस 100% लिटरेसी अचीव करनी है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बट इफ वी ऑल टुगेदर यूनाइटेड definitely we can achieve the target. So here is the contrast. Moving to the next topic. Here we have next topic related to high infant mortality rate. What is that? High infant mortality rate. Moving to high infant mortality rate. अब infant mortality rate क्या होता है, मैंने फिर से बता रही हूँ, इस रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी लिंक, उसमें आप और बेटर समझ पाएंगे। एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द रेट which indicates the per 1000 live birth of the children, मरने वाले बच्चों की संख्या, means at before the age of 1, वो भी कब, before the age of 1, यानी 1 साल की उम्र, before 1 year, 1 साल कंप्लीट करने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या at per 1000 live birth, हर जीवित बच्चे के पीछे मरने वाले बच्चों की संख्या, वो भी 1 ईयर होने से पहले, यानी वो अपना 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं कर पाते। हम इन्फेंट किसको कहते हैं, दोज हु आर बिलो 1 ईयर, यानी जिनकी एज मंथ्स में काउंट होती है, महीनों में काउंट होती है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का बच्चा, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट्स। 1 साल पे होने पे वो किड्स में, चिल्ड्रन में, चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इन्फेंट अब वो कितनी थी हमारी कंट्री में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज 218 पर 1000 लाइव बर्थ, यानी हर पर 1000 लाइव बर्थ पे वो रेट कितनी जा रही थी, 218 पर 1000 लाइव बर्थ। और आज जो हम 2011 के डेटा की बात करें, इट इज 44 पर 1000 लाइव बर्थ। कितनी है, 44 पर 1000 लाइव बर्थ। ये कई बुक्स में रेशियो बहुत अलग अलग दिखाई देते हैं, बट इसका एग्जैक्ट फिगर क्या है, 44 पर 1000 लाइव बर्थ अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा, राइट है। नाउ मूविंग टू लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हमें समझना है व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हियर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ the person is going to live, the number of years a person is going to live, यानी उसके जीने की कितने सालों तक की संभावना है, कितने साल एक आदमी जी सकता है, that is called life expectancy. Expected life of a person at the time of birth if he has taken a birth with health, यानी अगर वो हेल्दी बॉर्न हुआ है, हेल्दी है, तो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी हो सकती है इन फ्यूचर, यानी वो कितने साल तक जी सकता है, इसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, राइट। तो बिफोर इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज ओनली 44 इयर्स। अब आप सोचिए कितनी थी, 44 इयर्स, यानी कि 44 साल, जस्ट अ यंग एज, बहुत कम एज भी नहीं है ये और बहुत ज्यादा एज भी नहीं है ये। तो क्या है, जस्ट अ यंग एज, जहां पे आदमी अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है और उस टाइम पर मर जाना, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या थी हमारी कंट्री में, 44 इयर्स दैट टाइम। और जो आज के कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं बात करूं 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग, इट इज 68 इयर्स, यानी आज का आदमी ड्यू टू आवर हेल्थ फैसिलिटीज, ड्यू टू एडवांसमेंट ऑन दी हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल केयर फैसिलिटीज, आज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी हो गई है, 68 करोड़। और बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज जस्ट 68 इयर्स, और बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज 44 इयर्स। 44 साल में ही आदमी मर जाता था। मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इसमें इस कैटेगरी से थी। किस वजह से, ड्यू टू मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या आता है, डेथ ऑफ द पर्सन ड्यू टू सम डिजीज, ड्यू टू सम इन्फेक्शियस इश्यूज, जिसकी वजह से बिफोर, मतलब इतनी जल्दी आदमी मर रहा है, क्यों मर रहा है, क्या कारण थे, डिजीज, हंगर्सनेस, स्टारवेशन। मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में किस तरह थी हमारी इकोनॉमी, ब्रिटिशर्स किस तरह से हमें ट्रीट करते थे। तो लोग भूखमरी से, गरीबी से और बीमारियों से बहुत ज्यादा मरते थे,
इनफैक्ट जो इनकी इन्फेक्शियस डिजीज थी वो बहुत ज्यादा थी ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। ज्यादा हॉस्पिटल्स नहीं थे, बेड्स नहीं थे, ज्यादा डॉक्टर्स नहीं थे, ज्यादा नर्सेज नहीं थी, ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं थे, जिसकी वजह से ये ज्यादा फैसिलिटीज अवेल नहीं कराते थे और डेथ रेट हाई होने लगी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिकम वेरी लो। सो इट इज कंसिडर्ड एज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ 2011। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। अभी मैंने बताया ये सारी इश्यूज क्यों हुए, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज जस्ट बिकॉज वी हैड पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। क्योंकि हमारी कंट्री में अच्छे डॉक्टर, अच्छे नर्सेज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, इन सब की बहुत कमी थी। हम बिलीव करते थे किनमें, वैद्यजियों में। वैद्य आप सबने भी सुना होगा ना, पहले सिर्फ उन्हीं पे विश्वास रखते थे, तो उसकी वजह से हम कई डिजीज को डायग्नोस भी नहीं कर पाते थे और लोग बीमारियों से ही मरते चले जाते थे। तो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज वाज द मेजर रीजन बिहाइंड ऑल सच इश्यूज। नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, एक्सटेंसिव पॉवर्टी, जिसको मैंने आपको कई बार समझाया है कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादातर रूरल एरिया में थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, जहां पे लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्शन, तो डेफिनेटली इनकम जनरेशन वाज वेरी लो, पर कैपिटा इनकम ऑफ द पर्सन वाज वेरी लो एंड इट वाज अराउंड, पीसीआई की मैं बात करूं, पर कैपिटा इनकम वाज अराउंड 22-30 रुपीज पर एनम। कितनी थी? 22-30 रुपीज पर एनम, राइट। तो पर कैपिटा इनकम कितनी बनी? 22-30 रुपीज पर एनम। इस तरह से ये इसको देख सकते हैं कि कितनी गरीबी थी। जो लोग 20-30 रुपीज की अगर हम बात करें, इतनी कम, जो आज कुछ भी नहीं है बेटा, उस टाइम पे जब हम बात करें तो 1 रुपए 2 रुपए की वैल्यू भी बहुत होती थी। आज के 100 रुपए पहले के 1 रुपए के बराबर है, राइट। तो ये डिफरेंस था कि 20 और 30 रुपीज पर एनम इनकम थी हर साल की। एक साल की एक आदमी की इनकम कितनी थी? 20-30 रुपीज। अब बताओ कि क्या कमाएगा, क्या खाएगा और कैसे फैमिली चलाएगा, राइट। इसलिए सब क्या थे? पुअर थे। गरीबी अनमेजरेबल थी, एक्सटेंसिव पॉवर्टी थी, हम मेजर भी नहीं कर पाते थे, इतने लोग गरीब थे और ड्यू टू स्टारवेशन, हंगर, यूं ही मरते थे। तो इस तरह से इन सारे पॉइंट्स में हम देख सकते हैं किस तरह से हमारी कंट्री की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज वर्स प्रोफाइल। हम क्या कह सकते हैं इसको? वर्स प्रोफाइल ऑफ आवर डेमोग्राफिक structure. So it can be considered as worsening profile of our population before independence, worsening profile of our demographic structure or at the time of independence. तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। क्यों वर्सनिंग है आप ही देख लीजिए, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लो लिटरेसी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, एक्सटेंसिव पॉवर्टी। इन ऑल टुगेदर पॉपुलेशन बहुत बेचारी कंडीशन में थी, उनके पास रहने के लिए अच्छे घर नहीं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं और किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी। इसलिए ये सारे इश्यूज इन्हें फेस करने पड़े और आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए बोर्ड में तो अब आप जो पिक्चर मैंने आपको बताई उसके थ्रू आप इसको क्लियर कर सकते हो। सो आई होप you all have understood. If you are liking my videos, then please do like, share and subscribe. That's all for today. Bye-bye.